हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुनियाद सीरीज हमारी चल रही है और इसके अंदर हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में 6 और 7 को हम पढ़ चुके हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 एंड 2, 3 हमारा चल रहा है और 3 में भी अभी तक हम इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बातों को पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर्स को हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, की आखिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। और स्पेशली इसमें हम देखेंगे कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में हमारी पार्लियामेंट क्या है, कितने इसके पार्ट है, इसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कौन से लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी बच्चों। कंसिस्टेंसी जो है आपको अपनी बनाए रखना है। आपको उतनी मेहनत जरूर करनी है जितने आप, जो यूपीएससी डिमांड करता है, जो आपने अपने लिए लक्ष्य चुना है, उसके लिए आपको उतने डेडिकेटेड आवर्स, उतना डेडिकेशन, उतना कंसिस्टेंसी आपको देनी ही होगी। हमेशा जो क्लासेस में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कैसे आपको बेसिक से एडवांस चीजों को समझना है, आपको कैसे उसे रिकॉल करना है, बार बार मेमोराइजिंग करना है, उसके लिए कैसे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, कैसे आपको करंट अफेयर्स, उसको स्टैटिक को रिलेट करना है, सभी बातें क्लास में करते हैं। होमवर्क्स भी मैं आपको देती रहती हूँ बीच में कि आपको आज ये करना है। आई होप कि आप सभी ने आर्टिकल 51A तक 1 से लेके, या फिर 1 से अगर आपने छोड़ा भी है 11 तक, 12 से लेके आई थिंक 51A तक सारे जो आर्टिकल्स है वह अच्छे से कर लिए होंगे। और बीच में जो भी मैं होमवर्क देती हूँ वो आपके स्टैंडर्ड को कवर करने के लिए होता है। बेसिक हम यहाँ कवर कर ही रहे हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एनसीईआरटी 8 में पार्लियामेंट की, और ये वाली जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट भी मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो है ये 5 यूनिट्स है, और 4 और 5 जो यूनिट ये आपकी सोशल जस्टिस को लेकर हैं। ठीक है, जो आपकी सोसाइटी है, इनसे सोशल इश्यूज से जुड़ता है ये दोनों मुद्दे। इसके पहले ये जो 3 हमारे भाग है ना बच्चों, कि एक तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, संविधान क्या है, लास्ट क्लास में हमने सेकुलरिज्म की बात की थी, धर्मनिरपेक्षता की बात की थी। पार्लियामेंट क्या है और ये कैसे लॉ मेकिंग का काम करती है, एंड जुडिशरी क्या है, ये हमारी क्लास होगी आगे आने वाले में। तो बच्चों ये यहाँ पर 3 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पार्लियामेंट को पढ़े, लोकसभा राज्यसभा को पढ़े, आप किसी भी पार्लियामेंट के सेशन को, प्रोसेस को, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को पढ़ते हैं, उसके पहले उस जो बेसिक है ना कि आखिर है क्या और क्यों है पार्लियामेंट, और अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसको आज हम समझेंगे। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, कल हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉ की, कानूनों के समझ की। चलो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखो मैंने एक छोटा सा पोर्शन आपकी खुशी के लिए जोड़ा है, लास्ट क्लास क्विक बाइट्स। ठीक है, कि लास्ट जो क्लास है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को लगा मैम थोड़ा सा रिवीजन, वैसे मैं करती हूं, बट अब आज से प्रॉपर स्लाइड में ये आपको मिलेगा। अभी तक स्लाइड में नहीं दे रही थी ना, अब प्रॉपर स्लाइड में आपको जो क्विक बाइट्स, एक रिविजन है लास्ट क्लास का, प्रीवियस क्लास का हमारी जो हो चुकी है उस पर। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है, आखिर लोग क्यों निर्णय लेंगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, क्या आखिर संसद की भूमिका है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से लोग बैठे हुए हैं। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करेंगे। सो ये आपका चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो बच्चों यहां पर देखो कि हमने बात की थी लास्ट कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, 1 मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि कम से कम एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। और हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अफेयर्स के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर की हमने बात की थी कि मॉन्टेस्क्यू का चूंकि विचार था, और इसी के आधार पर हमने इस चीज को चुना कि हमारे जो गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, है ना। तो यहां पर आज लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट की हम बात करने वाले हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या है, एक शक्ति जो पावर से डिवाइड होनी चाहिए, ताकि कोई किसी पर टेरनी जो है वह ना करे, निरंकुश ना हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि एक शक्ति संतुलन जो है वह बना रहे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर स्पेशली एक चैप्टर भी हमने पढ़ लिया सेकुलरिज्म को लेकर, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कल एक बच्चे का कमेंट था कि मैम ये समझ में नहीं आया। ठीक है, यहां पर समझ में नहीं आया, देखो मैं आपके कमेंट्स यही लूंगी। आर्टिकल 32 में क्या था बच्चों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है
ये अपने आप में कोई एक मूल अधिकार नहीं है कि आपको कोई एक स्पेशल राइट दिया, बल्कि आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। अगर आपके इन राइट्स का हनन होता है तब आप यहां पर कोर्ट में जाके इनको लागू कराने के लिए अपील कर सकते हैं। यह है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार किस चीज का? जो आपसे छिन गया है, जो आपकी स्वतंत्रता, आपकी समानता कम की जा रही है, जो आपके राइट्स कम किए जा रहे हैं, उसके लिए बच्चों आप रेमेडीज जो है वे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, जैसे कि आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इस आर्टिकल को काफी इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि अगर ये आर्टिकल नहीं होता और बाकी आर्टिकल आपको दे दिए जाते तो क्या इनका मतलब था? आपको पैसे दे दिए गए। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में गोल्ड का बड़ा महत्व है, कि महिलाओं को जो है वे गहने तो दिए जाते हैं, लेकिन क्या उनको उसको यूज करने की फ्रीडम रहती है कि भाई आप इसका यूज करो किसी चीज में? सिर्फ दिखावे के लिए चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि, और ये हमारी आप देखेंगे कि आप जब इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो लोग जो घर में गोल्ड रख रहे हैं ना, जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, जिसका इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, एक तरह से आपने संरक्षित रखा हुआ है अपने आने वाले समय के लिए कि चलो कभी आर्थिक सुरक्षा होगी, लेकिन वो भी प्रतिष्ठा का मुद्दा हो गया, घर का सोना। तो यहाँ पर कैसे इसका अर्थव्यवस्था पर असर है, ये भी एक बड़ी बात है। चलो खैर, इस पर लौट के आते हैं। तो बच्चों ठीक उसी तरह से आपके ये जो गहने हैं ना, अगर आपको यूज करने का कोई अधिकार ही नहीं है तो इसका क्या ही मतलब है ना? केवल दिखावे के लिए है क्या? तो अगर आपसे ये अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप कोर्ट जाएंगे इनको मनवाने के लिए, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। बस इतना ही आज की क्लास में, आगे हम इसको और ज्यादा विस्तार से फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी धर्मनिरपेक्षता की बच्चों, और इसमें हमने समझा था व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जरूरी इसलिए है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से अलग रहना या फिर धर्म को आधार ना मानना, और इसका जो सेपरेशन है स्टेट से वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर मान लो एक राज्य में बहुत सारे कम्युनिटी और अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, और राज्य ने अगर एक धर्म को घोषित कर दिया कि ये जो है हमारे स्टेट का रिलीजन होगा, तो उसके बाद क्या होगा? एक कम्युनिटी या फिर एक जो रिलीजन है वह एकदम निरंकुश हो जाएगा, उसकी जो टिरेनी है वह स्थापित हो जाएगी, उसका जो दबदबा है, जो वर्चस्व है वह स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे में डेमोक्रेसी कहां सस्टेन कर पाएगी? ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? हमने देखा कि वेस्टर्न से ये कैसे अलग है। हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया, जहां अमेरिका एंड यूएसए की जब हम बात करेंगे वेस्टर्न कंट्री की, उन्होंने कहा कि भाई एकदम से अलग है राज्य, बिल्कुल सेपरेट है राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है रिलीजन में। इंडिया में क्या कहा गया कि सभी धर्मों की समानता की बात की गई है। इवन हमने अपने संविधान में भी धर्म को 25 से लेकर 28 तक हमने ये आर्टिकल्स दिए ना, 25, 26, 27, 28, ये जो 4 आर्टिकल्स हमने दिए हैं बच्चों, ये हमने धर्मनिरपेक्षता को लेकर दिए हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर दिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, उसके आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, चलो बस इतना ही। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा एक जो पॉइंट है ये कवर हो गया, सेकंड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है ये आपको बताता है कि आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? ये मैंने नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सुना है ना। चलो एक होमवर्क से शुरुआत कर देते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, एक बार इसको पढ़ लेना कि आखिर ये है क्या प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और इसके अलावा बहुत ज्यादा जो रेनोवेशन है, आप देखेंगे कि अभी जो आप अगर गए हो इंडिया गेट तरफ तो आपने देखा होगा कि वहां पर काफी सारा जो इंफ्रा है वह चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो है इनको रेनोवेट किया जा रहा है, कैसे जो हमारा नया पार्लियामेंट भवन जो बन रहा है कितने करोड़ का है, किसको यहाँ पर ही मिला हुआ है, क्या इसकी थीम है, राज्यसभा लोकसभा की क्या थीम रखी गई, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। इंटरेस्टिंग है, पढ़ना जरूर इसको। अगर हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने सुने ही ना हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, इसको पढ़ना बच्चों आप। चलो अभी इसमें ये चैप्टर में आपको पढ़ना होता है कि आखिर लोग निर्णय क्यों लेते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, लोग और उनके प्रतिनिधि। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की क्या भूमिका है, नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने में, कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म करने में सरकार को नियंत्रण करना, निर्देशित करना, सूचना देना, इसमें क्या भूमिका होगी, एंड लॉ मेकिंग में क्या भूमिका होगी। लॉ मेकिंग में चर्चा हम इस चैप्टर में नहीं करते क्योंकि इसके लिए एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है जो हम कल बात करने वाले हैं लॉ मेकिंग की। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देती हूं।
कुछ बातें हम समझते हैं कि आखिर जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रावधान है। देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट में आई थिंक इतनी थिकनेस ठीक है ना। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा जो इसकी थिकनेस है वह कम कर ले। तो देखो बच्चों, जब हम संसद की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेकर, याद रखना 79 से लेकर, आज आपका यही होमवर्क भी है, आज आप इसको एक बार देखोगे, ठीक है, एक बार देखोगे कि आर्टिकल 79 से लेकर आखिर 120, मैंने कितने आर्टिकल दिए आपको, 80 से लेकर 122 है ना, 79 80 बहुत ज्यादा वो ना समझे अगर आप, तो कितने आर्टिकल दे रही हूं मैं आपको। तो यहां पर ये जो है आपका होमवर्क है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट संसद की अगर हम बात करें तो संसद का जो फॉर्मेशन है, किस किस चीज की चर्चा की गई है, ये जो आपके आर्टिकल है बच्चों इसमें चर्चा की गई है। पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, क्या इसकी संरचना है, कैसे बनेगी पार्लियामेंट, है ना। इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन के अलावा प्रोसीजर क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, है ना। एंड जब हम प्रिविलेज की बात करेंगे, विशेषाधिकारों की बात करेंगे, तो ये क्या होंगे। तो इतनी जो चर्चा है आर्टिकल 79 से लेकर जो 122 है ये करता है, एक बार आपको इसको देख लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट का मतलब होगा 3 भाग, ठीक है, 3 से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। सबसे फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई आपसे ये कहे कि संसद में कौन कौन शामिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द यूज हो रहा है, अभी भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं होता। किसके समय से ये वर्ड कम हुआ, महामहिम शब्द का यूज होना, ठीक है। काफी सारे ऐसे वर्ड है जो हम अपने देश के जो सर्वोच्च संवैधानिक जो प्रमुख है उनके लिए यूज करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखो बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद जो है वह बनती है। अगर कहीं ये आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वह पार्ट नहीं है इसका, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसके पार्ट, मतलब संसद का पार्ट नहीं है, वो गलत हो जाएगा। याद रखना कि बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा का जो वर्ड है ना, ये 1954 में बदला, 1954 में जो है ये चेंज हुआ, लोकसभा राज्यसभा कहा गया। इसके पहले क्या कहा जाता था, तो राज्यसभा को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, द काउंसिल ऑफ स्टेट, और राज्यसभा को कहा जाता था हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। 1954 से जो है हमने नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली लोकसभा एंड राज्यसभा कर लिया। तो यहां पर ये पार्लियामेंट के कुछ ऐसे प्रोविजन हो गए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, और आर्टिकल्स जो है ये आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कि आखिर जब हम ये कहते हैं कि हमें एक संसद की आखिर आवश्यकता क्यों होती है, जब हम इस वाई को फाइंड करते हैं ना कि आखिर क्यों हमें आवश्यकता है, क्यों, वाई, आखिर आवश्यकता क्यों है संसद की। तो ये देखो बच्चों, एक डेमोक्रेसी है, और हमने डेमोक्रेसी का अर्थ जो है अब तक हमने समझ लिया कि डेमोक्रेसी में जनता का जनता पर, जनता के द्वारा शासन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों, आखिर ये शासन हो कैसे रहा है, ये तो आपकी डेफिनेशन है, लेकिन जब इस डेफिनेशन को एक्शन में लेकर आओगे ना, तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट के बारे में कही जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ये देखो कि एक डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे, आखिर क्यों, ठीक है, क्यों में कुछ बातें हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो, एक वर्ड सुनो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के क्या क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं, और इसमें पार्टिसिपेशन सबसे पहला, ये बात हम सब पहले कर चुके हैं। तो बच्चों, इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, ठीक है, निर्णय कौन लेगा, डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि हमारे ऊपर अथॉरिटी कौन होगी, गवर्नमेंट कौन होगी जो हम पर शासन करेगी। तो यहां पर एक तरह से जो पार्लियामेंट है वह क्या है, लोगों की सहमति है, सहमति का बिंदु है
कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन, कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, वहां के जो नागरिक है इनकी एक सहमति हो गई संसद, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर एक डेमोक्रेटिक देश है, कंट्री है, तो यहां पर पार्लियामेंट जो है वह डिसीजन का काम करेगी। पार्लियामेंट जो है ये क्या करेगी बच्चों, ये डिसीजन लेने का काम करेगी। और ये डिसीजन क्यों ले रही है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और लोगों का जो सहमति है, कंसेंट है, लोगों की जो सहमति है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने चुना है, लोगों की सहमति इनके साथ है। तो यहां पर पार्लियामेंट जो है वह कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट का काम होगा कंट्रोल करना, है ना, किसको, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। और इसीलिए हमें एक संसद की जो जरूरत है वह होती है। क्लियर है कि देखो पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। फिर से सुनो, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होती है। और भागीदारी हम जो कर रहे हैं, हम जिसे चुन रहे हैं, वो जाके संसद में जब बैठ रहे हैं, डिसीजन हमारे लिए ले रहे हैं, तो यहां पर एक डेमोक्रेसी में हो गया ना पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस, कि बस इसीलिए तो हमें पार्लियामेंट, इसलिए तो हमें संसद चाहिए, है ना। तो आखिर क्यों का जवाब हमें मिल गया कि क्यों आखिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो लोग जो है अपने ऊपर जो अथॉरिटी, जो सरकार को चुन रहे हैं, वो सरकार ये है, वो सरकार यहां पर बैठी हुई है ना। क्योंकि नेशनल लेवल पर जब हम बात करेंगे तो नेशनल गवर्नमेंट कौन है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है। तो यहां पर क्या है कि हम जो अपनी सहमति दे रहे हैं कि ठीक है आप हम पर शासन कीजिए, ठीक है, छोटा ई आता है सहमति में। तो यहां पर जब ये कहा जा रहा है कि हम पर शासन कीजिए, ठीक है, तो ये कौन अथॉरिटी दे रहा है, लोग दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी में लोग ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो गया। आ गई बात समझ में। तो आपका ये होमवर्क है, ये सब बच्चों को याद रखना है और नेक्स्ट क्लास के पहले इसको याद कर लेना। देखो जितना सीरियस आप इस क्लास को लेंगे ना बच्चों, उतना फायदा आपको है। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप बिल्कुल ना सोचो और एकदम ध्यान से इस क्लास को अगर आप एज अ ऑफलाइन होकर सोचे कि अगर मान लो कोई टीचर आपको सामने से ये सारी चीजें बता रहा होता, तब आप कितने सीरियस होते। अगर वो आपको होमवर्क दे रहा है, कुछ अलग से करने को दे रहा है, तब आपको वो करना चाहिए। जैसे अभी तक एक तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आर्टिकल 7 याद मत करना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन से आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन अबाउट डेमोक्रेसी। तो यहां पर दो कथन जो है वह लिखे हुए हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फर्स्ट आपसे कहता है द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। टेक ऑफ करना मतलब जो आपका प्रस्थान का बिंदु होता है, जहां से चीजें टेक ऑफ कर रही हैं, शुरू हो रही हैं, ठीक है, आपने फ्लाइट देखा टेक ऑफ कर रही है। तो बच्चों यहां पर क्या है कि एक ऐसा बिंदु डेमोक्रेसी का जो है कि सहमति का बिंदु है, कंसेंट का जो पॉइंट है वो डेमोक्रेसी है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या ये लोगों की ही सहमति होती है, लोगों का ही निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार को बनाता है। तो क्या डेमोक्रेसी के बारे में ये दोनों जो कथन है वो सही लिखे? आपको बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट आखिर कौन सा है, ठीक है, करेक्ट जो है आखिर वह कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। सोच लिया आप सभी ने? डेफिनेटली बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों ही जो बातें हैं ये बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो जब लोगों को निर्णय लेना होता है तो लोग अपने लिए कौन चुन रहे हैं, खुद जाके वो, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट, आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी का कौन सा फॉर्म अपनाया हमने, इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना, हम खुद शासन नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हम चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हम अपनी सहमति तो हो रहे हैं कि भाई हमने, ठीक है, हमने सहमति दी कि जाइए आप क्या कीजिए, गवर्न कीजिए, शासन कीजिए, हमने आपको अथॉरिटी दी। हम भारत के लोग, याद करो प्रस्तावना की वो फर्स्ट लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वही तो प्रस्तावना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों की लोकतंत्र के बारे में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और लोगों का ही निर्णय है। अगर देखो, अगर हम पार्टिसिपेशन वर्ड को हटा दें, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो भागीदारी है, ये जो पार्टिसिपेशन वर्ड है, हमने इसको हटा दिया तो डेमोक्रेसी कहां रह गई? डेमोक्रेसी तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी ना।
इस वर्ड के बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब है? नहीं है मतलब, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के बारे में यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, भारतीय संसद क्या है? लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। क्या लोगों का ये विश्वास, लोगों का ये जो ट्रस्ट है, क्या इसी की अभिव्यक्ति के रूप में पार्लियामेंट है? सेकंड वन इज द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम हैज immense unlimited power because it is the representative of the people। क्योंकि लोगों के द्वारा चुना हुआ है, इसलिए असीमित शक्ति का जो प्रयोग है वो हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद जो है वह करता है। तो अब देखो, अब जब भी आप संसद वर्ड को सुनेंगे तो संसद में क्या क्या आ गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। जिस बच्चे को नहीं पता था कि संसद में क्या क्या आता, हो सकता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हो बच्चों जो बेसिक से एकदम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको छोटी से छोटी जो चीजें हैं वह बतानी पड़ती है, बिकॉज ऑफ बुनियाद का मतलब ही यही है कि हम आपका जो बेसिक है उसको बनाए पहले। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। अगर लास्ट हमने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस डेमोक्रेसी में टेक ऑफ पॉइंट क्या होगा? लोगों की सहमति। चीजें शुरू कहां से होंगी, टेक ऑफ कैसे करेंगे? जब लोग उसमें सहमति देंगे। ठीक है, और अगर लोग आपको सहमति दे रहे हैं कि ठीक है, आप जैसे मान लो आपको किसी ने कोई काम सौंपा कि ठीक है आप इस काम को देखो या आप जाके इस काम को करो मेरे लिए, तो इसका मतलब क्या है? आपका उस पर ट्रस्ट होगा ना, आपका उस पर विश्वास होगा। अगर लोगों ने ये कहा है कि ठीक है आप जाइए लोकसभा, राज्यसभा के आगे हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर लोगों ने चुना है कि ठीक है आप जाइए लोकसभा में और लॉ मेकिंग का जो काम है वह हमारे लिए कीजिए, तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ पे उन पर विश्वास है। आप किसी को सहमति दे दोगे कि ठीक है आप मेरी लाइफ के डिसीजन ले लो। वैसे देखो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए, लेकिन अगर आप किसी से कह दो, किसी पर आप डिपेंड हो जाओ कि ठीक है आप मेरे लिए डिसीजन ले दो, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि शायद वो आपसे ज्यादा जान रहा है, शायद वो डिसीजन सही लेगा, शायद वो एक्सपीरियंस में ज्यादा है, वह एज में ज्यादा, उसने चीजों को ज्यादा फेस किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि आपने एक सहमति दी तभी तो, और ये सहमति क्या दिखाती है? आपका ट्रस्ट ही तो दिखाती है, आपका विश्वास ही तो था कि ठीक है डेमोक्रेसी में चीजें ऐसे भी चल सकती है। और ये जो आपका ट्रस्ट था, ये जो आपकी सहमति थी, ये क्या था? आपकी डिजायर, ठीक है, आपकी चाह, आपकी स्वीकृति, आपका अप्रूवल एंड आपकी भागीदारी, आप पार्टिसिपेशन। तो ये जो आपका ट्रस्ट है बच्चों, ये इन तीन चीजों से आपने देखा। और अप्रूवल आप कैसे दोगे? अप्रूवल आप दोगे इनको चुनकर। आपने जिसको इलेक्ट किया, आपने जिसका चुनाव किया बच्चों, वही तो अप्रूवल है ना। आपने जिसका चुनाव किया यही तो अप्रूवल है कि भाई जाओ और हमारे लिए पार्लियामेंट में जाके डिसीजन लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहली बात तो सही हो गई। अब सेकंड पे चलो। सेकंड लिखा हुआ है कि चूंकि इसके पास जो है वह अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि लोगों ने चुना है। भाई लोगों ने चुना है, ये बात सच है, लेकिन यहां पर अनलिमिटेड पावर जो है वह कहीं नहीं दिए गए हैं। नॉट करेक्ट पूछा था, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताती हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद लास्ट में एक बार इसको आपको बता भी चुकी हूं कि जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हमने इस सिस्टम को कहां से लिया? अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटिश से है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से है? हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। लेकिन बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट में जानते ब्रिटेन में क्या है? कहां से लिए ये कॉन्सेप्ट? ब्रिटिश ओरिजिन है। एक बात याद रखो कि जब हम ब्रिटेन की संसद की बात करेंगे तो ब्रिटेन में जो संसद है उसके पास अनलिमिटेड पावर है। ब्रिटेन की संसद के पास अनलिमिटेड पावर है। जैसे कि लास्ट भी हमने बात की थी कि ये एक फीमेल को मेल और मेल को फीमेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकता है, उसके पीछे कई कारण हैं। अब लेकिन देखो जब हम इंडिया की बात करेंगे, ये तो हमने ब्रिटिश की बात कर ली, ठीक है, ब्रिटिश संसद की बात हो गई,
लेकिन बच्चों जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो पावर है वह अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट के जो पावर है वह असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं है। कुछ बच्चों को इससे तकलीफ हो जाएगी, मैम ने नहीं है हिंदी में कैसे लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों अनलिमिटेड देखो कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू है, जो कि पार्लियामेंट ब्रिटेन में नहीं है। और अगर जुडिशियल रिव्यू हुआ तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहां रही। मान लो कि ब्रिटेन में संसद के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, कोई लॉ बना दिया, और ये जो लॉ है इसका चूंकि रिव्यू ही नहीं किया जाना तो ये लॉ बना रहेगा। जब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है तो आपकी स्वतंत्रता तो बनी हुई है ना, आपकी अथॉरिटी, आपकी स्वतंत्रता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा कि कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई रिव्यू देने वाला हुआ तब तो आपकी स्वतंत्रता बाधित हो गई कि नहीं हो गई। तो वही बात है बच्चों कि देखो यहां से आप दो बातें और सीख जाओगे जो मैं आपको बता रही हूं ना, कि समटाइम्स आप देखेंगे कि आपसे जो है वह तुलनात्मक चीजें पूछी जाती है कि ब्रिटेन में ये स्थिति क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है। जो हमने जुडिशरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो अमेरिका में क्या है और सेम जो संदर्भ है वह भारत में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें पूछी जाती है, तो यहां पर इस चीज को भी कवर करते जाना साथ साथ। तो अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर। और ये जो पावर है, ये जो सेपरेशन का सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि जुडिशरी का काम है कि अगर कोई रूल्स, कोई नियम, कोई लॉ वायलेटेड होता है तो उसके लिए काम करे। एग्जीक्यूटिव का काम होगा इम्प्लीमेंटेशन का काम, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, इसका काम है लॉ मेकिंग का। तो यहां पर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अगर इसने ये कह दिया पार्लियामेंट कहां पर आ गई, पार्लियामेंट किसका हिस्सा है बच्चों, लेजिस्लेटिव का, है ना। तो यहां पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की हमने बात कर ली सेपरेशन ऑफ पावर की बात। इसकी वजह से इंडिया में जो पावर्स है पार्लियामेंट के वे अनलिमिटेड नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लो आपको पहले से ही एक बुक दे दी जाए कि आप इस पर्टिकुलर पार्क में जाकर ये चीजें नहीं कर सकते, आप यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप यहाँ पर अपने जो डॉग है या फिर जो पालतू पशु आप उनको नहीं ला सकते क्योंकि ये बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, तो पहले ही चीजें उसमें लिख दी गई। ठीक है, सेम बस उसी तरह से बच्चों अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, अगर हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन चीजें लिखी हुई है तो पहले ही बता दिया कि भाई पार्लियामेंट को जो है वह यहां शक्ति नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक बाध्यता हो गई कि हमारे यहां पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं हो सकती। एंड नेक्स्ट है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, देखो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों तो क्या किया कि कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य जो है, कुछ ऐसे बेसिक रूल्स जो है उसे बना दिया गया है संविधान में, उसे आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये जानते हैं क्या है, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बुनियादी मूल्य का पार्ट है। और बुनियादी मूल्य ऐसे है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये इनके लिए संविधान में विशेष जो संरक्षण है वह दिया गया है। और आपको पता होगा कि कहीं पर भी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह डिफाइंड नहीं है, ना पार्लियामेंट के सिस्टम में है, ना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बल्कि इसको समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों बता रही है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है, ये कहीं भी परिभाषित नहीं है कि आखिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय, जो डिसीजन दिए जाते हैं उसमें कुछ कुछ बातें बता दी जाती है कि अच्छा ये भी हमारा इसका हिस्सा है, ये जो रूल है ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का बुनियादी मूल्य का हिस्सा है। याद करो केशवानंदवाद, वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों कि जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ, याद करते रहा करो साथ साथ में क्लास में, इसलिए मैं 2 बार बोलती हूं कि उसके बाद जब पढ़ो तो चीजें आसान लगे। सेपरेशन ऑफ पावर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर नहीं है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू की हम बात करेंगे तो ये यहां पर भी नहीं है, ये ब्रिटेन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई यहां की पार्लियामेंट जो है वह सुप्रीम हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। तो ब्रिटेन में जो है वह पार्लियामेंट की सुपरमेसी है बच्चों, लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। हमारे यहां किसकी सुपरमेसी बच्चों, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की।
हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और सभी जो है वह संविधान के अंदर हैं, बाहर इससे कुछ नहीं है। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। एक क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। पार्लियामेंट जो है वह यहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी है, जो चाहे वो कर सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो है वह चीजों को बांध दिया गया है। ठीक है, साइड होती हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्यों अनलिमिटेड पावर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखो हम एक और इसमें बात ऐड कर देते जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कोई भी आपने ऐसा रूल बनाया जो फंडामेंटल राइट से टकराया है ना, तो यहां पर जितना टकराएगा उतना जो है वह उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। In modern politics and history, our parliament is a legislative body of the government। आप ये तो समझ गए कि भाई ये legislative body है। ठीक है, क्या है ये? कि जब हमने 3 organs की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट के 3 अंगों की बात करते हैं, तो इसमें है आपका जुडिशरी। इसका जो पार्ट है वह कौन होगा? आपके जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सारे। और वही आपका जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो इसमें आपके मिनिस्टर्स ये सब आ जाते हैं। परमानेंट, नॉन परमानेंट में आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं परमानेंट में। और यहां पर बच्चों जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं ना, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, लेजिस्लेटिव यानी आपकी विधायिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या था आपका? कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूशन में ला रही है चीजों को, कार्यपालिका। तो यहां पर पार्लियामेंट इसका पोर्शन है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है बच्चों? लेजिस्लेटिव बॉडी है। जनरली अ मॉडर्न पार्लियामेंट हैज 3 फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्टोरेट, मेकिंग लॉ एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट वाया हियरिंग एंड इनक्वायरीज। तो बच्चों यहां पर क्या है कि बेसिकली इसके जो है वह 3 काम होते हैं कि किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करना है, लोगों ने चुना है आपको रिप्रेजेंट करना है, लोगों के प्रतिनिधि आप हो, और इसलिए आप अकाउंटेबल हो लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ऐसे नियम, ऐसे लॉ बनाने के लिए जिससे कि उन्हें आसानी हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को सरकार पर नियंत्रण रखने का काम होता है, कंट्रोल रखने का काम होता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से ये जो कंट्रोल है पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर रखती है। पार्लियामेंट मेक लॉ एंड होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट पॉलिसी action is pending. The function of parliament include forming a government executive from among its member, making new law and updating old law। तो देखो बच्चों एक काम क्या हो गया कि भाई आपने नए नियम बनाए और आपने जो पुराने नियम उसमें संशोधन कर दिए। ठीक है, कोई ऐसा भी लॉ आपको याद आ रहा हो जो रिसेंटली आया हो? तो कई, जैसे कि हम कंज्यूमर एक्ट की बात करें, देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट था बच्चों 1986, 86 वाले में जो है वह ऑनलाइन नहीं था, क्योंकि उस वक्त उतना ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन सारी चीजें नहीं थी, है ना। लेकिन अब तो ऑनलाइन भी हमें ठगा जा सकता है, क्योंकि हम अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, और भी इतनी सारी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो अगर आपने गवर्नमेंट ने सीधा सा मुद्दा है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर वह फ्लिपकार्ट और अमेजन को भारत में बिजनेस करने के लिए, ठीक है, ई बिजनेस के लिए, व्यापार करने के लिए अगर अनुमति दे रही है तो लोगों का भी तो संरक्षण करे। तो एक तरफ आपने कंपनी को हाँ कर दिया कि ठीक है आप कर लो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लो, लोग जो है वह आपसे खरीद लेंगे, लेकिन अगर उनका पैसा लिया जा रहा है, उनसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो फिर फाइनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन दी। तो 1986 में जो आपका 1986 है ना, कुछ बच्चों को 86 समझ में नहीं आ रहा होगा, सो 1986 जो है कि आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको अपडेट करने की जरूरत थी, बिकॉज ऑफ उसमें उस वक्त ऑनलाइन ई मार्केटिंग जो शॉपिंग थी वो सारी चीजें ऐड नहीं थी। लेकिन बाद में जो अभी आप रिसेंटली देखोगे कि जो नया लॉ आया उसमें वो सारी चीजों को शामिल कर दिया, पुराना जो है वह खत्म कर दिया। ठीक है, तो पुराने जो चीजें हैं उसको अपडेट कर दी। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि ये काम करना किसने किया? पार्लियामेंट ने किया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव करने का काम भी पार्लियामेंट करेगी कि भाई मिनिस्टर्स बना दिए, जब पीएम चुना गया, आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं हम कि देखो आपने यहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है, आपने वहां से लोगों को चुना, उसके बाद वो जिस पार्टी के होंगे, अगर उस पार्टी की मेजोरिटी है तो पार्टी ने आगे जाकर जो है वह सीएम पीएम अपने चुने। उसके बाद जो पीएम और सीएम होंगे वह जो विभाग होगा, जो मिनिस्ट्री होगी,
आपके नेशनल लेवल पर, ठीक है, उसका आपको जो चार्ज है वह दिया जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कहाँ पर क्या भूमिका है, क्या यहाँ पर पीएम की भूमिका है कि पीएम जो है वह मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा, लेकिन अपॉइंट करने का जो काम है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली। तो गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इसको चुनना, ये भी काम होगा। आई बात समझ में? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसीडर द, अच्छा क्वेश्चन से अच्छे से चीजें समझ में आ जाती है। देखो यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है इसमें जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दे रही हूं। द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ एंड पॉलिसी इज बेस्ट ऑन द पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कानून और नीतियां बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा केंद्रीय स्तर पर संसद को प्रदान किया गया है ना। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट फॉर सिटीजन विच द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करके सरकार की शक्ति को सीमित करता है और इसके अलावा जो सरकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। आपको इसमें बताना है कि आखिर जो करेक्ट है वह कौन सा है, कौन सा इसमें आंसर जो है वह करेक्ट होगा। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी है ना। दोनों ही बातें सही लिखी हुई है। क्यों? पहला देखो कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो नीतियां जो बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल लेवल पर किसका है? सेंट्रल। देखो जब हमने सारी चीजें जुड़ी हुई है, पहले हम पढ़ चुके ना कि जब हम गवर्नमेंट के लेवल की बात करेंगे तो फर्स्ट पे क्या होगा आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, केंद्र स्तर की सरकार होगी। सेकंड जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आपका जो है लोकल गवर्नमेंट होगा। तो यहां पर सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम कौन कर रहा है लॉ वगैरह का? तो पार्लियामेंट कर रही है, संसद कर रही है, ठीक है। तो संसद ये काम कर रही है। यहां पर संविधान ने क्या कहा है कि भाई ठीक है पार्लियामेंट को जो है वह सेंट्रल लेवल पर नियम बनाने का अधिकार है। सेकंड क्या है कि अब देखो कि हमें ना कुछ संरक्षण दिए गए हैं और वो जो संरक्षण है हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35, कल याद कर लिए ना आप सभी ने, होमवर्क भी दिया था। तो यहाँ पर बच्चों आर्टिकल 12 to 35 जो है उसमें हमें काफी सारे ऐसे राइट दिए गए हैं जिनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, जो कि मौलिक अधिकार है। और इसके चलते सरकार जो है कोई भी ऐसी नीति नहीं बना सकती कि उनका उल्लंघन किया जाता हो, ठीक है, उनको वायलेटेड नहीं किया जाता। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल से जिस सीमा तक इसको वायलेट करेगा उस सीमा तक ये जो है वह प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल का जो ओरा है वह ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक डेमोक्रेसी में लोगों के जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रखने हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो सबसे पहला जो आपका देखो पढ़ते जाएंगे, साथ साथ चीजों को समझाती जाऊंगी और शॉर्ट नोट्स बनवाती जाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों जब हम 15 अगस्त, एक डेट आपको याद होगी। अच्छा उस डेट के पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम ये देखें कि लोग जो हैं वह निर्णय क्यों लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जब हम बात करेंगे, द डिसीजन ऑफ पीपल मैटर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द कंसेंट, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिटीजन। तो यहां मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर लोगों की सहमति होगी, कंसेंट, गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जब तक लोगों की सहमति। अगर लोगों ने चाहा कि नहीं ये गवर्नमेंट जो है वह पावर में नहीं रहेगी, उसको उखाड़ फेंकने का काम भी जो है वह सरकार लोग कर सकते हैं, ठीक है, अपने इतने आंदोलन चलाएं, बाकी सारी चीजें करें। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे तो यहां पर जो लोगों का निर्णय है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की सहमति से ही जो चीजें हैं वह चल रही है, लोगों के अप्रूवल से ही सरकार बनेगी, लोगों के पार्टिसिपेशन से ही सरकार बनेगी। और जब हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहें द पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर द सिटीजन एंड दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी, द पीपल elect a few candidate who represent their collective voice in the parliament। तो यहां पर देखो चूंकि डेमोक्रेटिक था, क्योंकि डेमोक्रेटिक इसलिए था, एक शब्द को हम बस लेते हैं, चूंकि क्या था बच्चों? पार्टिसिपेशन था, भागीदारी थी। और ये जो भागीदारी है वह कैसे हुआ? ये इलेक्शन के माध्यम से हुआ, ठीक है। हमने इलेक्टेड किया, लोगों का चुनाव किया, और यही लोग जो है वह आगे जाकर पार्लियामेंट में मेंबर बनते हैं, यही आगे जाकर पार्लियामेंट में मेंबर बनेंगे और यही हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करेंगे।
तो लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है, पहले भी हमने चर्चा की कि ये सारा जो प्रोसेस है इसमें मेन क्या है, मेन है विश्वास। ठीक है, मेन क्या है, विश्वास, लोगों का ट्रस्ट। लोगों को ट्रस्ट है तभी तो दूसरे को सौंप रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये जो विश्वास है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट के लिए बेस का काम करता है। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल, देखो आगे ना वही बात, लोगों का भाई विश्वास है पार्लियामेंट के साथ, तभी तो ये जो मेन सिद्धांत यही है लोकतंत्र का कि लोगों का विश्वास है, लोग आपको अप्रूवल दे रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे लिए आगे जाके नीतियां बनाओ। पार्लियामेंट in the Indian system has immense power and it is the representative of the people। तो यहां पर बच्चों जिन लोगों को हमने चुना, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और आगे जाकर यही हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर एंड दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव। देखो सेम अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में देखो हमने लोकसभा के जो सदस्य उनका चुनाव किया, राज्यसभा के सदस्यों को हमने नहीं चुना। किसने चुना आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहां पर देखो कि पार्लियामेंट की जब हम बात करेंगे कि सेम जो बात हो रही है लोकसभा के लिए वही आगे जाकर स्टेट लेवल पर होती है, ठीक है, वही क्या होगी आगे जाकर स्टेट लेवल पर जो राज्य की विधानसभा है सेम उनके लिए होगी। और दोनों का जो अगर हम ये कहें कि टर्म क्या है तो 5 ईयर है, ठीक है, 5 ईयर टर्म है। चलो अब इसी चीज को मैं नोट करवा देती हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं नोट करवा देती हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुनो, क्या अभी तक हमने डेमोक्रेसी की बात की और इसमें शुरुआत हम करते हैं कि जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, ठीक है, शुरुआत हम क्या करते हैं जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले। ये वो तारीख है जब आपको फ्रीडम मिलती है, जब आपको स्वतंत्रता मिलती है। कितना अच्छा शब्द है ना, स्वतंत्रता। तो यहां पर क्या है कि जब आपको बच्चों फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, इसके पहले आप क्या थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वह हमारे लिए रूल्स बना रहे थे। लेकिन क्या आपकी उसमें भागीदारी थी? आपसे पूछकर बनाते थे कि मैं जो है वह रॉलेट एक्ट पारित करने वाला हूं, अब यहाँ पर जो भारत की जनता है उससे पूछें? तो ऐसा तो नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों बहुत मतलब जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल हुआ ना, फ्रीडम के लिए जब हम स्ट्रगल की बात करेंगे कि जो स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, उसके लिए बहुत अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग हैं वह साथ में आते हैं, लड़ते हैं ताकि भाई एक डेमोक्रेसी जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वह हो सके, ठीक है। तो इसके लिए पार्टिसिपेशन, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, आखिर लोग स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहे थे? एक तो हो गया आपका फ्रीडम, दूसरा हो गया आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपका फ्रीडम, पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। इन 3 चीजों के लिए जो है वह लड़ रहे थे, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपेशन की जब हम बात करेंगे कि अगर हम मान लो ब्रिटिश के अंतर्गत है, ठीक है, हम पर ब्रिटिश रूल है, तब आपका जो पार्टिसिपेशन है वह कितना है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त जो है अगर आप मान लो डिसएग्री भी हो रहे हो ना किसी चीज से, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज ये अधिकार है आपको तब बोलने का अधिकार नहीं था जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब आपको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि भाई हम जो है वह इस बात से डिसएग्री है। अगर ऐसा कुछ होता रहा तो ब्रिटिशर्स, आपको पता ही है कि भाई कितने ज्यादा अच्छे लोग थे, है ना, आपको पता होगा जलियांवाला बाग एंड बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर डिसएग्री भी होते थे ना तो एक बहुत ज्यादा एक फियर, एक डर जो है वह पैदा हो जाता था कि अगर हमने यहाँ पर डिसएग्रीड हम होते हैं तो हम पर कोई भी जो चार्ज है वह लगाकर हमें जेल में डाला जा सकता है, हमसे किस तरह का बिहेव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब देखो जब ये 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, तब हमने क्या सोचा कि हम जो है डेमोक्रेसी तो हमारे अंदर हमने सोच लिया कि चलो हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, लेकिन हम इसको एक्शन में कैसे लाएंगे? तो उसका एक साधन क्या था? पार्लियामेंट, है ना। तो हमने यहाँ पर संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको अपनाया। जब सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है, ये जो सिचुएशन है वह चेंज हो गई और हम जो है वह स्वतंत्र हो गए, इसके बाद डेमोक्रेसी। एंड एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, देखो 1885, क्यों जानते हैं आप इस ईयर को? 1885 में बच्चों आपको याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक मांग रखी गई थी।
किसके द्वारा ये कहा गया था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो है आगे वह राजनीति करेगी, स्वतंत्रता का जो कार्य है वह पूरा हो चुका है। तो किसके द्वारा ये कहा गया था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो इसके द्वारा 1885 में जो मांग रखी गई थी, डिमांड रखी गई थी कि विधायिका में जो है वह निर्वाचित सदस्यों, क्योंकि पहले निर्वाचित सदस्य नहीं होते थे, है ना, तो यहां पर क्या कहा गया था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स, अब देखो एक पॉइंट आपका तैयार हो गया कि किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किस ईयर में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इस प्रोविजन के लिए, इस प्रोविजन को लाया गया था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है वह लेजिस्लेटिव में होंगे। ठीक है, लोगों का जो निर्वाचन है, चुनाव है, वह किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स की बात की थी, और सेकंड था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वह पूछा जा चुका है कि आपको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस समय मिला, 1880, या फिर कब बात रखी गई, तो 1885 1885 में। राइट टू डिस्कस द बजट, राइट टू डिस्कस द बजट, बजट पर चर्चा का अधिकार है ना, एंड प्रश्न पूछने का अधिकार, एंड आस्क क्वेश्चंस। तो ये हमें कब मिले, ये दोनों ही मांगे रखी गई थी 1885 में, इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो, याद रखना बच्चों की 1919 में, ये तो 1885 की बात हो गई, 1909 मार्ले मिंटो है या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, कौन सा सुधार कहा जाता है इसको, बताइए कौन सा रिफॉर्म है ये। तो 1919 का बच्चों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस एक्ट में रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, प्रतिनिधि चुनने जाने की बात की गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब एक लिमिटेड, हम ये कह देंगे बस ठीक है, एक दिखावा मात्र था, एक दिखावा मात्र था कि भाई ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन जो भारतीयों को, जो, और यहां पर रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, भारतीयों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन की बात। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस वक्त जो है, आप जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनते हैं ना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो इसका यहाँ पर इस वक्त तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था 1909 तक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पृष्ठभूमि हो गई। अब हम आते हैं आगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव की हमने बात कर ली कि आखिर डेमोक्रेसी का एक टेक ऑफ पॉइंट होगा। ठीक है, और ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना है, चलो यहीं पर बता देती हूँ शॉर्ट में, वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेन देखो, मेन आपको क्या क्या वर्ड लिखने हैं कि डेमोक्रेसी में आपका टेक ऑफ पॉइंट था, और टेक ऑफ पॉइंट जो है वह आपने कैसे, जो कंसेंट है आपने कैसे दिया, आपने इलेक्शन के माध्यम से दिया। ठीक है, लोगों का निर्णय जो है वह इसमें डेमोक्रेसी में चूंकि सर्वोपरि होता है, और एक सिटीजन जो है वह काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा आप ही लिख लो, ठीक है, और ये जो सिटीजन है आगे बनवा देती हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखवा चुकी हूँ, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ। और चूंकि लोगों की एक आस्था होती है, लोगों का एक विश्वास होता है, डेमोक्रेसी में जो है वह लोग केंद्र में होते हैं, लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसलिए पार्लियामेंट जो है वह हमारे ट्रस्ट, हमारी आस्था को दिखाता है, और निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, हमने जिन्हें चुना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आगे जाकर यही जो है वह इस सरकार बना रहे हैं, आगे जाकर यही मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, इनमें से जो नेता है वह पीएम बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो ग्रुप है वह क्या कर रहा है, वो नियंत्रण कर रहा है। पार्लियामेंट जो है वह बन गया। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वह बन गया, मतलब पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है वह बन गई, और यहाँ पर जो कंट्रोलिंग एंड बाकी लॉ मेकिंग का काम है वह शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट है कि फंक्शन क्या होंगे और रोल क्या होगा। तो सबसे पहले फंक्शन की जब हम बात करते हैं कि जब आपके जो प्रतिनिधि है वह चुने गए और पार्लियामेंट फाइनली जो है वह बन गई, उसके बाद क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप निर्वाचन क्षेत्र से आपने लोगों को चुना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब हम देश को ऐसे इलेक्शन के पर्पज से हम कई भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये जो काम है आर्टिकल 82 के अंतर्गत डेलिमिटेशन जो कमीशन है, जो परिसीमन आयोग है, वह हमारे लिए करता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने क्या किया बच्चों, एक पर्सन को हमने इलेक्ट किया जो कि पार्लियामेंट में जाएगा। ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये जो कैंडिडेट है वह क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हो रहे हैं, और यहाँ पर जो एमपीज एमएलएज ये सारे हैं, ये सब मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, और इनका जो एक नेता होगा वह पीएम बनेगा। तो और उसके बाद जो है वह सरकार कौन चलाएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो गया, और जो एक
ऐसा दल था जो उससे बड़ा था लेकिन वह जीता नहीं था, वो विपक्ष में आ गया, ओपोजिशन में आ गया। ठीक है, और विपक्ष का नेता जो है वह कब से पद आया, ये यूपीएससी ने पूछा था, बताना आप सभी। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है ये ठीक तरीके से बन गई है, ठीक है, अब ये कैसे आगे काम करेगी, तो सबसे पहला ये काम करेगी टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये क्या काम कर रही है, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रही है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। और ठीक है, एंड इसके बाद देखो कि जब लोकसभा के इलेक्शंस जो है वह हो गए, अच्छा ये बातें मैं आपको सारी बता चुकी हूं, यहां से हम समझते हैं कि लोकसभा जो है इसमें कितने मेंबर्स होंगे, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, ये थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो रोल है वह क्या है, देखो 3 काम करने वाली है पार्लियामेंट आगे जाके, और सबसे फर्स्ट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। टू सेलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या किया बच्चों, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर, है ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसका गठन होगा। और ये जो बात है, ये जो प्रक्रिया है वह कहां से शुरू होगी, कि देखो कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो हमने निर्वाचन क्षेत्रों से अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने, ठीक है, जो हमने जब लोकसभा के चुनाव हुए तब हमने लोकसभा के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उनको हमने चुना, और इसके बाद जो गवर्नमेंट है वह बन गई। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट बनाई किसने, जो कि बहुमत दल का नेता होगा, जो मेजोरिटी में जो पार्टी आएगी, ठीक है, ये क्या होगी, ये रूलिंग पार्टी होगी। ये रूलिंग पार्टी है जो कि सरकार चलाने का काम करेगी। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे, 543 + 2। ठीक है, टोटल कितने, 545। वैसे अधिक देखो वर्तमान में जो संख्या है वो एक तरह से 545 है, बाकी तो 552 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लोकसभा में मेंबर, एक है बच्चों मैक्सिमम की, जब हम बात करेंगे मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 552, 552 हो सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। वर्तमान में 543 है। अब देखो ये जो 543 है, चलो ये तो जो है वह इलेक्टेड हो गए अलग अलग जगह से, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो 2 मेंबर्स है ना, याद रखना कि ये जो मेंबर्स है ये नॉमिनेटेड होंगे, किसके द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वह इनको नॉमिनेट करेंगे। और जो ये नॉमिनेशन जिनका किया जा रहा है वह 2 सदस्य कौन से हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मेंबर्स कौन होते हैं, जिसका एक माता पिता यूरोपीय है ना, अंग्रेज है। तो ये एंग्लो इंडियंस के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में कि इसका अपडेशन क्या है। वर्तमान में आपको याद रखना कि इसको रिमूव कर दिया है। 104 आपका जो 104 है ना, 104 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, जिसमें SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वह अगेन 10 साल के लिए बढ़ा दिया। और साथ ही इसमें चूंकि एंग्लो इंडियन जो है 140 से 141 करोड़ लोगों में, अगर हम 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंगली देखें तो बच्चों लगभग 250-300 लोग थे। और इतने बड़े देश में 250-300 लोगों के लिए 2 सीटें जो है वह दे देना, ठीक है, थोड़ा सा इनजस्टिस, अनफेयर था। तो इसको जो है वह अभी परमानेंटली रिमूव नहीं किया है, अस्थायी रूप से हटाया है। अभी कोई नहीं है एंग्लो इंडियन। और इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर जरूरत भविष्य में पड़ती है तो इसको फिर से जीवित किया जा सकता है। ठीक है, इसको फिर से क्या किया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये 543 जो है वह इलेक्टेड है, 2 जो है वह नॉमिनेटेड थे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन थे। आपको बताना है कि ये कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो ये तो लोकसभा में रूलिंग पार्टी हो गई। अब रूलिंग पार्टी के विपक्ष में भी तो कोई बैठेगा, सामने भी तो कोई बैठेगा, कैसे मना करेगा कि भाई ये नीति जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया ऑपोजिशन, विपक्ष, है ना। तो दूसरा जो बड़ा दल था, जो रूलिंग पार्टी नहीं थी, जो दूसरा बड़ा दल था वो क्या हो गया बच्चों, वो विपक्ष हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, क्या वर्तमान में कोई विपक्ष है। विपक्ष के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं कि आपके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए, काफी सारी शर्तें हैं, एक बार आप देखिएगा इसको। ठीक है, कि ऑपोजिशन जो है वह कितना ताकतवर होगा।
अगर वह सही तरीके से काम करे। और बेसिकली बच्चों जरूरी भी होता है ऑपोजिशन कि आखिर सरकार पर एक नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, है ना। तो ये जो है इस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वह अब रन करेगी। आगे देखो कि बेसिकली अब जो लोकसभा है इसका फंक्शन क्या होगा। लोकसभा का मेन जो काम है वह क्या होगा कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं उनको बनाया जाए, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है इनको सेलेक्ट करना, और जो लॉ मेकिंग का काम है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट जो कानून है उसको लागू कराने का ये काम करेगा, ठीक है। अब चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, ये सारी चीजें जो है वह अब चलने लगी। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है एक रन करने लगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव करना है ये सबसे पहला काम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये तो लोकसभा की बात हो गई। ये किसकी बात थी बच्चों, लोकसभा की थी। अब हम आगे राज्यसभा की बात कर लें। चलो यही बता देती हूँ, राज्यसभा भी ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, एक ही पीपीटी पर चीजें होंगी। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है ये हमारा अपर हाउस है, उच्च सदन है, ठीक है। जबकि हम निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। तो लोकसभा जो है ये हमारा लोअर हाउस होगा, निम्न सदन होगा, पॉपुलर सदन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा जो है बच्चों ये क्या है, आपका अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है वह कितने होते हैं और कौन इन्हें चुनता है, दो बातें हमें जाननी है। तो देखो राज्यसभा बेसिकली होती क्यों है। राज्यसभा का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मान लो लोकसभा ने जल्दी से कोई बिल पारित कर दिया और ये जो बिल इसने पास किया इसमें कुछ ना कुछ खामियां थी, कमियां थी। जैसे कि कृषि कानून जो अधिनियम लाया गया था उसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि राज्यसभा के द्वारा जो वो बिल है वह ठीक से देखे नहीं गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो एक तरह से लोकसभा पर कंट्रोल करने का जो काम है वह करता है, लोकसभा को रिव्यू करने का काम जो है वह करता है, ठीक है। तो मेन क्या होगा बच्चों, रिव्यू करना एंड कंट्रोल करना। तो बेसिकली क्या है कि जब दो सदन हो गए ना तो जल्दबाजी में जो नीतियां हैं वह नहीं बन पाएंगी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो मेंस में कई बार आप पीसीएस लेवल पर भी देखेंगे तो राज्यसभा के बारे में ये क्वेश्चन आया कि राज्यसभा की जो भूमिका है वह आखिर है क्या, राज्यसभा की जो भूमिका है वह क्या है। लोकसभा का जब मेन काम है तो राज्यसभा क्यों है, तो कोई एक निरीक्षण, कोई एक देखरेख करने वाला भी तो होना चाहिए। जब एक नीति का जो प्रभाव है वह 140 करोड़ लोगों पर पड़ना हो तब डेफिनेटली उस नीति को कोई और चेक करे, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में रिव्यू करने का काम, रिफॉर्म करने का काम, ठीक है, रिफॉर्म अमेंडमेंट करने का काम, अल्टरिंग करने का जो फाइनल काम है बच्चों ये किसका होगा, राज्यसभा का होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि आखिर राज्यसभा की क्या भूमिका है। इसके अलावा ये देखो कि इसमें जब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो कितने होंगे, 233, 233, ठीक है, प्लस 12, 233 और तो यहां पर 245 जो है वह टोटल होते हैं। अच्छा आप मैक्सिमम भी देखते हैं कहीं कहीं कि आपको मैक्सिमम जो है इसमें 240 दिख जाते हैं, बट वर्तमान में कितना है, 245 है, ठीक है। अब ये जो 233 है ना, फिर से ध्यान से सुनो, इसमें जो ये 233 है ना ये इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये जो इनका जो ये इलेक्शन हुआ है, इनका जो चुनाव हुआ है, क्या लोगों ने इनको चुना है, नहीं, लोगों ने इनको नहीं चुना। तो फिर किसने चुना है, तो लोगों ने विधानसभा के जो सदस्य उनका चुनाव किया था ना। जो स्टेट की जो हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं उसके जो मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका चुनाव लोगों ने किया और उन्हीं सदस्यों ने राज्यसभा का चुनाव कर दिया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर बच्चों ये इनका जो इलेक्शन है ये कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है, इनके मेंबर्स कर रहे हैं। तो जो एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा इलेक्टेड किया जा रहा है राज्यसभा के मेंबर्स को, इन 233 को। अब ये जो 12 सदस्य है, यहां पर हमने 2 ही लिखा ना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो 12 सदस्य हैं इनको कौन चुना, इनको चुनाव करेगा, ठीक है। तो इनका याद रखना, इनका नामांकन, इनका जो नॉमिनेशन है वह किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, इसके लिए मनोनयन नामांकन वर्ड आता है। इनका तो चुनाव किया और इनको सीधा रख दिया कि चलो ठीक है आप राज्यसभा की, जैसे आप देखेंगे कि कोई अभिनेत्री है या फिर कोई
में कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उन सभी को, या फिर लिटरेचर या फिर साहित्य में किसी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, तो सरकार ने उसे क्या किया, जैसे आपने बहुत सारे अभिनेता नेता जो भी सेलिब्रिटीज है, ठीक है, आपने उन्हें देखा होगा कि भाई ये राज्यसभा में सांसद रहे, तो वो कैसे चुने गए, तो वो ऐसे चुने गए कि यहाँ पर जो 12 सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं कौन, राष्ट्रपति, है ना। तो ये जो नॉमिनेशन है ये किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेशन जो है वह किया जा रहा है राज्यसभा में 12 सदस्यों का। क्लियर है, क्लियर हुआ इतना आपका। अब देखो फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर से ध्यान से सुन लो कि देखो यहां पर मैं जो मेन 2 बातें आपको बता रही हूं, एक तो है आपका कि लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे टोटल, अधिकतम जो संख्या है वह 552 होती है, अधिकतम, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकते, बट वर्तमान में 545। अब इस 545 में से देखो 543 जो है ये तो है कि लोगों ने इनको सीधे चुन लिया, ठीक है, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब सीधे चुन लिया। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, कमेंट करके बताओ। और यहां पर क्या है कि ये जो 2 मेंबर्स थे ना बच्चों, इनका नॉमिनेशन किया गया, ठीक है। अब देखो ये जो 2 सदस्य हैं इनका नॉमिनेशन किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि थे एंग्लो इंडियन। अब यही नॉमिनेशन आ जाओ कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वह किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, तो यहां से किसी को चुन लिया जाता है। आई बात समझ में। और ये जो 233 है ये क्या है, ये इलेक्टेड थे और इन्हें लोगों ने नहीं बल्कि जो एमएलएस थे इनके द्वारा चुना गया था। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक इंफॉर्मेशन बच्चों, इसलिए मैं अलग से भी लिखवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि समटाइम्स जब हम पीपीटी को देख रहे होते हैं, पीडीएफ को देख रहे होते हैं, नोट्स में हमें चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, बट हाँ हमें इससे क्लियर हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रिव्यू करना, रिफॉर्म करना। कंट्रोल वर्ड उतना ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, लेकिन रिव्यू, रिफॉर्म, अमेंड करना, सुधार करना, इसके लिए राज्यसभा इंपॉर्टेंट है। 233 जो सदस्य उनका चुनाव किया जाता है एमएलएस के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा में क्या है, 543 इलेक्टेड होंगे, 2 जो है ये नॉमिनेटेड होंगे एंग्लो इंडियन, लेकिन यहां पर भी जो है वह 104। ये जो आपका संविधान संशोधन था, ये जो आपका अमेंडमेंट था बच्चों, इसमें क्या किया, इस प्रोविजन को अस्थायी रूप से अभी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लो जब साइड हुई हो, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो यही सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लो बच्चों। देयर आर 543 इलेक्टेड, है ना, प्लस 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा, लेकिन इसमें आप उस चीज को जोड़ लेना 104 आपका जो संशोधन था। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ। अच्छा एक बात ये सुनो कि जब मैंने आपसे ये कहा बच्चों, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि भाई मेजोरिटी जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, इसमें कितने लोग होंगे तब जाके ये रूलिंग पार्टी कहलाएगी। तो देखो हम पार्टी जो है वह लोकसभा की रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोकसभा जो है वही सरकार बनाएगी हमारे यहाँ। तो इस 545 में से स्पेशली 543 की अगर हम बात करें तो इसमें से कितने सदस्य, लगभग आधे सदस्य जो है वह होने चाहिए, और 272 जो लोग हैं वो होने चाहिए 272, है ना। अगर हो सकता है कि समटाइम्स किसी एक पार्टी में 272 जो लोग हैं वह ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर गठबंधन की सरकार आएगी, विभिन्न पार्टीज जो है वह आपस में मिलकर जो है वह सरकार बनाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी of elected MPs, a majority party should have least half of the number, और ये जो नंबर है बच्चों 272 होगा या इससे अधिक। The opposition in the parliament is formed by the political party that oppose the majority party coalition forms. The largest amongst these parties is called the opposition party. इसके बाद जो दूसरी पार्टी रहती है ना रूलिंग पार्टी के बाद, वो आपका ऑपोजिशन पार्टी हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। When the annual union budget is not passed the लोकसभा, अगर मान लो एक लोकसभा में जो आप बजट सुनते हैं ना, ऐसा हालांकि कभी हुआ नहीं है कि लोकसभा का जो बजट है, लोकसभा जो है बजट पेश करे और वह पारित ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो थैंक्स ऑफ मोशन होता है, जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ठीक है, अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तब क्या होगा उस कंडीशन में। कंडीशन बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास इन द लोकसभा, तो यहाँ पर 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन आपसे कहती है द बजट इज मॉडिफाई एंड प्रेजेंट अगेन, फिर से इसको संशोधन करके पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। द बजट इज रेफर
टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, राज्यसभा के सजेशंस के लिए भेजा जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आस्क्ड टू द रिजाइन, यूनियन जो वित्त मंत्री है उससे कहा जाएगा रिजाइन के लिए, या फिर द पीएम सबमिट द रेजिग्नेशन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के साथ जो पीएम है वो त्याग पत्र देगा, ठीक है, इस्तीफा जो है वह सौंपेगा। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि होगी अगर बजट पास नहीं हुआ? पहली बात तो सबसे पहले ये सुनो कि बच्चों यहां पर ये जो बजट वर्ड है ना, ये आपके संविधान में लिखा ही नहीं है। बजट शब्द जो है वह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, और ये जो बात है ना ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, याद रखना, यूपीएससी इस बात को पूछ चुका है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मेंशन है, नहीं। तो अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है तो फिर क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न तो यही है। तो आपका जो आर्टिकल 112 है, 112 है, ये लिखता है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा, बजट की एक बात बताओ कि जब आप रेल बजट की बात सुनते हो, पहले रेल बजट साथ में पेश किया जाता था, फिर रेल बजट को जो है वह अलग कर दिया। रेल बजट को अलग किया गया था 1921 में। कौन सी समिति थी? रेल बजट को अलग कर दिया था बच्चों कब? 1921 में, 1921 में। फिर उसके बाद आपको याद होगा 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया है ना, फिर से साथ में आम बजट के साथ इसको प्रस्तुत किया जाने लगा। क्योंकि क्या था कि रेल बजट जो है वह बड़ा होता था, तो सोचते कि चलो इसको अलग से जो है वह पेश करें, फिर जो है वह साथ में इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई जो कि आपके बजट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं कि बजट वर्ड का विवरण नहीं है, बजट शब्द जो है वह लिखा नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वह लिखा होगा। बट ये देखो कि अगर जो बजट है वह पेश नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अगर लोकसभा में मान लो 545 मेंबर्स है, जो कि वर्तमान सदस्य संख्या है, ठीक है, एंग्लो इंडियन हटा दो तो 543 है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर पास आप नहीं करा पाए, बजट पास नहीं हुआ, आपके पास मेजोरिटी आपके पास थी, आपने बजट पेश किया, पारित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या माना जाएगा? इसका मतलब तो यही माना जाएगा ना कि आधे से ज्यादा लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये बजट जो है वह पारित नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि ये दिखाता है कि आप जो है वह कैसे हैं, अल्पसंख्यक है, मतलब आपकी बहुमत जो है वह आप सिद्ध नहीं कर पाए, आप मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार जो है वह किस में आ गई? माइनॉरिटीज में आ गई, है ना। तो यहां आपको याद रखना है कि रूलिंग पार्टी इज इन माइनॉरिटी, ये इससे मैसेज पहुंचता है। और चूंकि टेक्निकली इट मींस द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये पता चलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसके पास उतना विश्वास नहीं है, उसके पास उतने लोग नहीं है, और इसलिए पीएम जो है वह रेजिग्नेशन को सबमिट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। बट आज तक ऐसी सिचुएशन जो है वह कभी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर ऐसा कभी हो जाता है, इसका मतलब ये माना जाएगा टेक्निकली कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो आखिर फंक्शन क्या होते हैं, पार्लियामेंट जो है वे क्या क्या काम करता है? इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी ऑफ कंट्री, देश की न्यायपालिका का चयन करेगा। अच्छा, न्यायपालिका का चयन जो है वह हमारा पार्लियामेंट करेगा। विदाउट पार्लियामेंट फंक्शनिंग लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री इज नॉट पॉसिबल, संसद के कामकाज के बिना देश के लिए कानून बनाना संभव नहीं है। क्या होगा आंसर? अच्छा एक बात सुनो, हम इसको पढ़ते हैं, कल हम लॉ मेकिंग की बात करेंगे, लॉ मेकिंग के बाद हम जुडिशरी पर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर हम जुडिशरी की बात करें बच्चों, क्या इसमें पार्लियामेंट की भूमिका है? अच्छा ये बताओ, आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम। अभी फिर से इस पर एक मुद्दा भी, फिर से एक जो बहस है वह उठ गई थी कि क्या जो कॉलेजियम सिस्टम है वह सही है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हम देखो जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन सी चीफ जस्टिस है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह कौन से क्रम के हैं? दोनों बातें कमेंट करोगे। तो बच्चों यहाँ पर जो सीजेआई हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सीजेआई हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं,
ठीक है, इनको इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन इनको जो अपॉइंटेड प्रेसिडेंट कर रहे हैं बच्चों, ये जानते हैं कैसे कर रहे हैं? ये जुडिशरी की हेल्प से ही कर रहे हैं। ये जो है जुडिशरी जो है वह क्या करेगी? एडवाइस करेगी, जुडिशरी की एडवाइस होगी। ठीक उसी तरह से जैसे कि पीएम किसी मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रहा था, पीएम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसको अपॉइंट कर रहे थे, तो ऐसे ही जुडिशरी जो है वह नाम देगा कि हाई कोर्ट में ये जज होंगे, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये जो है वह हमारे देश की कॉलेजियम सिस्टम है, और इसी कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वह चुने जाते हैं। तो ये अगर प्रेसिडेंट जो है ये किसका पार्ट है? और यहां क्या लिखा हुआ है? समझ गए क्या है? सही है गलत है? सिलेक्शन एंड अपॉइंट, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये गलत लग रहा हो कि देश के न्यायपालिका का चयन और नियुक्ति करना शायद ये इनके अधिकार में नहीं होगा। ठीक है, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। और जब हम कहेंगे कि भाई कामकाज के बिना कानून बनाना संभव नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो आंसर इज, कहाँ गया 1 2 एंड 3? ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बाकी बताने की तो जरूरत है नहीं। अब देखो, राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ चुके, पहले जल्दी से बता देती हूं कि राज्यसभा का जो मेन फंक्शन है वह क्या है कि ये राज्यों का प्रतिनिधि है। ठीक है, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट है, लोगों का प्रतिनिधि लोकसभा है, राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा है। कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है, सीटों का विभाजन है, कौन से किस शेड्यूल में किया गया? 1 2 3 4 5, 5 में से बताओ कोई भी एक। द पार्लियामेंट है ना, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिव्यू एंड अल्टरिंग द लॉ इनिशिएट बाय द लोकसभा। लोकसभा के द्वारा जो भी नियम जो लाए जा रहे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं, उसको रिव्यू करना, उसकी अल्टरिंग करना, उसमें सुधार करना, ये सारे काम जो है वह राज्यसभा के हैं। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई विधि जो है वह पारित कर सकती है राज्यसभा? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, कोई विधि ला सकता है, कोई बिल ला सकता है। हाँ, कुछ बात है, कुछ चीजों को छोड़कर। देखो, कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें स्पेशल जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लॉ बनाने का जो राइट है, स्पेशल जो राइट है वह लोकसभा का है। ठीक वैसे ही राज्यसभा के लिए भी कुछ स्पेशल चीजें हैं। ठीक है, हाँ, ज्यादा पावरफुल लोकसभा है डेफिनेटली। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इज ऑर्डर टू बाय बिकम अ लॉ। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई बिल जो है वह लॉ बन जाए, ठीक है, कोई बिल जो है वह लाया गया, वो बिल हो गया, लॉ बन गया, जब वह दोनों सदन के द्वारा, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तभी वह एक्ट बनेगा। तो बच्चों, तभी हम उसको लॉ कहेंगे। तो ये क्या है कि राज्यसभा में अगर कोई बिल जो है वह कानून बनता है तो उसका जो सफर है वह कहां से होकर गुजरेगा? राज्यसभा की स्वीकृति से। राज्यसभा उसको पास करेगा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। ये बात मैं आपको बता चुकी। ठीक है, कि हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, बल्कि राज्यसभा के जो सदस्य, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है जिनको हमने चुना था, वो चुन रहे हैं। There are 233 elected member and 12 members nominated by the president, है ना। 233 जो है वह हमने चुने हैं, इलेक्टेड किए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होगा कि कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का एक माध्यम होता है क्वेश्चन आवर, और इसे हम एक क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन आवर को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आर। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आर की बात करें या फिर हम 0R की बात करें, इनका वर्णन हमारे संविधान में इस तरह से नहीं किया है। ठीक है, बल्कि ये जो है इंडिया के इनिशिएटिव है, हमने कहीं से नहीं लिया इनको। तो क्वेश्चन आर, और संसद मान लो शुरू हो गई आपकी 11 बजे से। कितने बजे से? 11 बजे से शुरू हो गई। आपने कभी घड़ी में ये समय देखा है? कभी घड़ी में इस समय को देखा है क्या कि जब कुछ ना बज रहा हो? आपने 4-0 देखा, मोबाइल में डेफिनेटली देखा होगा। आप सभी जागते तो होंगे रात में, हो सकता है काफी बच्चे जागते हो, आपने ये समय देखा होगा, है ना। पता नहीं चलता कि कब व्हाट्सएप चैट पर कि भाई टुडे लिखकर आ गया, कि चैट कर ही रहे थे और बीच में टुडे लिखकर आ गया, तो बीच में आपने इसको जरूर देखा होगा। न्यू ईयर पर आप वेट कर रहे हैं, किसी को बर्थडे विश करना है, तब आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है कैसे 12 बजेंगे और कब हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बच्चों, आपने अगर ये समय देखा है और यही समय जब पार्लियामेंट में होगा ना, हम इसको 0R कहते हैं, शून्यकाल।
लेकिन बच्चों ये जो शून्यकाल है ना, इसके पहले होता है प्रश्नकाल। मतलब जो आपकी पार्लियामेंट है, इसका जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की बैठक का पहला घंटा, फर्स्ट आवर है ना, जो पहला घंटा है, ये आपका क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन आवर होगा। ये आपका क्या होगा? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर एक तरीका है कि प्रश्न पूछकर जो मंत्री मिनिस्टर से जो नीतियां लाई गई हैं, उनसे प्रश्न पूछकर जो है वह एक नियंत्रण रखा जाता है कि अच्छा आपने मनरेगा, या फिर आपने आयुष्मान भारत, या फिर आपने सर्व सुरक्षा जो अभियान है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान है, ये सारी चीजें आपने चलाई, या स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन यहाँ पर तो ये काम ही नहीं हुआ है ना। आपने कहा कि हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे, कहीं के रोड इनिशिएटिव ठीक से लेंगे, बट वो सारी चीजें ठीक से नहीं हुई। तो ये सारा क्या है कि आपने क्वेश्चन पूछकर जो है वह कंट्रोल किया गवर्नमेंट पर कि आगे वो जो है वह ठीक से काम करे। तो देखो, द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू क्वेश्चन एंड दिस आवर इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। बिल्कुल सही। पहला घंटा जो है वह समर्पित होगा इसके लिए, और यही प्रश्नकाल होगा। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द जीरो आवर इज नोन एज द क्वेश्चन आवर। शून्यकाल के ठीक बाद जो होगा उसको प्रश्नकाल कहेंगे, या फिर प्रश्नकाल पहले था? रॉन्ग हो गया ना ये तो। During the question hour, member can ask to question every aspect of administration and governmental activity. प्रशासन से संबंधित, सरकार से संबंधित जो भी काम है वो इस क्वेश्चन आवर में पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स भी जो है वह पूछ सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स भी जो है वह पूछ सकते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पर जो थर्ड है वही सही है। आपसे यहाँ पर करेक्ट पूछा है, ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो सेकंड को छोड़ दो। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका सही आंसर होगा। अच्छा, प्रश्न के बारे में एक बात और मैं बता देती हूं। ये स्टार इसलिए नहीं है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा है। ये स्टार इसलिए भी है बच्चों कि जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं ना, प्रश्न काल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन आर, प्रश्न काल, ठीक है। क्वेश्चन मत समझ लेना कि मैम कोई पॉलिटी में आने वाले क्वेश्चंस बता रही है, अरे भाई प्रश्नकाल है ना, पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आर है ना, ये 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स होंगे इसमें क्वेश्चंस के। सबसे फर्स्ट होगा कि जो स्टार्ट क्वेश्चन होंगे, जिस पर स्टार लगा होगा, इनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न कहा जाता है जिस पर स्टार लगा होता है, और ये चूंकि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इसलिए इस पर जो आप क्रॉस क्वेश्चन है वह पूछ सकते हैं, ठीक है। जो क्रॉस क्वेश्चन है वह स्टार्ट क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं। सेकंड होंगे आपके जो अनस्टार होंगे, जिन पर स्टार नहीं लगा होगा, ठीक है। तो जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये चूंकि लिखित रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आप फिर से क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछोगे लिखित क्वेश्चन पे। और तीसरा जो है कि एक क्वेश्चन टाइप और होता है शॉर्ट नोटिस पीरियड पर आप जिसे पूछते हैं। और ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं लगभग कि 10 दिन पहले आपको इस क्वेश्चन को पूछे जाने के लिए सूचना देनी होती है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, आज से 10 दिन बाद, तब आपको परमिशन मिलेगी। तो स्टार, नॉन स्टार एंड शॉर्ट नोटिस पीरियड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आर है वह यहाँ पर 3 तरह के जो प्रश्न है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और अपनी क्लास को एंड करते हैं। 2 क्वेश्चन बेसिकली, नॉट एक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में फर्स्ट है द राज्यसभा फंक्शन। देखो, राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो क्या इसका जो प्राथमिक रूप से जो कार्य होगा वह क्या होगा? राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन ऑन एनी मैटर। एनी मैटर, ध्यान रखना, फ्यू, ओनली, एनी, ऑल, काफी सारे ऐसे शब्द जो आपके क्वेश्चंस गलत करवाते हैं। राज्यसभा भी किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पर एक भी लगा है और क्वेश्चन गलत हो गया। एनी वर्ड जो है, ठीक है, कि किसी भी मामले पर, किसी भी, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, राज्यसभा भी किसी मामले पर जो है वह कानून बना सकती है। तो देखो, ये मामले पर बना सकती है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इंग्लिश से पढ़ लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या ये सभी एनी मैटर, किसी भी मामले पर ये क्वेश्चन बना सकती है, सॉरी, लॉ बना सकती है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एमएलएस। डेफिनेटली देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा। मान लो यहाँ लिखा होता टोटल मेंबर्स, गलत हो जाता। शब्दों पे ध्यान देना। इसी यही कारण है कि मैं नोट्स जब बना रही हूँ बच्चों तो आपको अलग अलग बता रही हूँ, कितने इलेक्टेड होंगे, इतने नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, सबसे फर्स्ट
पहला बिल्कुल सही है कि भाई मेन काम यही होता है, हम पहले भी पढ़ चुके। सेकंड गलत है, तीसरा और जो चौथा है ये भी बिल्कुल सही है। सो 1, 3 एंड 4 जो है वह इसका आंसर होगा। अब देखो कि आखिर ये जो सेकंड वाला है ये क्यों रॉन्ग है बच्चों। ये इसीलिए गलत है क्योंकि जब हम लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे मैटर्स है जो लोकसभा के लिए सेपरेटली अलग से डिसाइड है, जैसे कि एक मनी एंड फाइनेंशियल बिल, धन एंड वित्त विधेयक, धन एंड वित्त विधेयक, ठीक है, मनी एंड फाइनेंशियल बिल। याद रखना ये भी आपका, वैसे तो आप कर ही लेंगे, उन जो मैंने आपको शुरू में दिए हैं ना आर्टिकल्स याद करने को, उसमें मनी एंड फाइनेंशियल बिल भी आई थिंक इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है कि जब हम मनी बिल की बात करेंगे तो इसका आर्टिकल क्या है, इसका, दोनों के जो आर्टिकल्स है एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। वैसे इसकी डेफिनेशन जो है आई थिंक 1110 में है, और जो फाइनेंशियल बिल है वह आपका 117 क्लॉज 1 एंड 117 क्लॉज 3। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जरूर देखना है, यहाँ से डिफरेंस है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारी चीजें आपको बताती जा रही हूँ। इनके डिफरेंस से बच्चों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो वित्त और धन और वित्त विधेयक है, ठीक है, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा को इस पर राइट नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 1, 3 एंड 4। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू, कैसे जो नियंत्रण है वह रखती है संसद। फर्स्ट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन वाया क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल के माध्यम से विचार विमर्श करना, चर्चा करना, जो डिस्कशन होता है, कानूनों का अनुसमर्थन करना, रेक्टिफाई करना, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल बाय अप्रूवल एंड पासिंग ऑफ द बजट, बजट का अनुमोदन और पारित होने से वित्तीय नियंत्रण। तो क्या ये सारे हैं, तो डेफिनेटली है ना ऑप्शन नंबर डी, ये सभी एक माध्यम होते हैं। अब देखो एक टॉपिक और आपका छोटा सा बच रहा है, इसमें लॉ मेकिंग वाला जो है ना ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। अच्छा लिखा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, इसलिए यहां पर इसकी चर्चा नहीं की कि जो मेन फंक्शन होगा वह लॉ मेकिंग का होगा, और लॉ मेकिंग कैसे होती है ये अपने आप में ही एक प्रोसेस है। तो चूंकि 1 आवर के आसपास मैं क्लास रख रही हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि इसमें भी बता दूं। तो ये हमारा नेक्स्ट जो कल का क्लास है लॉ मेकिंग का होगा, ठीक है। आप चाहें नोट्स जो है बच्चों साथ में भी बना सकते हैं। तो कंट्रोल एंड गाइड की बात हो गई कि क्वेश्चन आर है ना। अब सबसे लास्ट था हमारा हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आखिर जो लोग हैं वे कहाँ से हैं, कौन कौन है, ठीक है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वह बैकवर्ड क्लासेस का, दलित्स का जो है वह बढ़ाया जा रहा है। कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, जैसे आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वह आपने पहले पढ़ी थी कि कुछ क्षेत्रों को, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, और वहां से अगर किसी मेंबर को चुनाव लड़ना है तो वो जो प्रतिनिधि, वो जो कैंडिडेट है वह SC ST या फिर जो भी सीट है वहां पर, ठीक है, उसका ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन एंड वुमेन्स के लिए क्या है। अच्छा देखो एक बहुत बड़ा प्रश्न है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट एंड वुमेन्स, आप किसी के भी साथ जो वुमेन, जैसे कि आप इकोनॉमी की बात कर ले, इकोनॉमी, आप एम्पावरमेंट की बात कर ले, अभी एग्रीकल्चर का मुद्दा चल रहा है कि एग्रीकल्चर, तो देखो क्या करो कि जो बच्चे चाहते हैं ना कि मेंस की तैयारी साथ साथ होती रहे, मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ, तो आपको ये सारी चीजें मेंस के लिए प्रिपेयर करनी है, मेंस के लिए लिखने की कोशिश करना। और पार्लियामेंट एंड वुमेन में ये लिखना कि भाई महिलाओं की भागीदारी परसेंटेज क्या है, और रिसेंटली जो लोकसभा है उसमें अगर सबसे ज्यादा भागीदारी है, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब क्या भागीदारी थी, कितनी महिलाएं थी, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन था हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे कि आप इकोनॉमी से जोड़कर लिख सकते हो, आप कल्चर से जोड़कर लिख सकते हो, आप अभी जो वर्तमान में और भी व्यवस्थाएं हैं एम्पावरमेंट से जोड़कर लिखो। तो यहाँ पर जो वुमेन्स का मुद्दा है बच्चों ये काफी पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पर रिवीजन किया, आ गया, ओके। तो बच्चों सबसे पहले हमने रिवीजन किया था है ना लास्ट क्लास का, इसे मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। और उसके बाद हमने बात की कि आखिर लोग जो है वे डिसीजन क्यों लेंगे, पीपल्स जो है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रोल क्या है पार्लियामेंट का, ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में है, और आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह मैंने जानकर छोड़ा है, हम नए आगे जो है इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। कल लॉ मेकिंग के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और बाकी मैंने आपको शुरू में ही
जो एक होमवर्क दिया है वो आप सभी को करना है। होमवर्क कहा गया आपका 79 से 122। ओके, सो इसमें मनी एंड फाइनेंशियल बिल आपके दोनों आ गए ना, 1110 एंड 117, तो इसको भी आपको याद करना है। एक बार ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। तो हमने शुरुआत में देखा कि भाई आखिर पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, इसका वर्णन है, कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग, प्रोसीजर एंड प्रिविलेज पार्लियामेंट के कहाँ पर है, आर्टिकल 79 से 122 में। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है 3 से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा का जो गठन है वह कैसे होगा, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, सारी बातें आप समझ चुके। प्रेसिडेंट जो है वह लोकसभा में 2 और राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन करेगा, उनका नॉमिनेशन जो है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी हमने देखा। 104, ये भी होमवर्क में लिख लेना। चलो मैं यहां पर ही लिख देती हूं 104, इसको ठीक से पढ़ोगे। 104 जो आपका अमेंडमेंट था, पढ़ लोगे, है ना। काफी होमवर्क देती हूं मैं बच्चों, इसको करोगे ना डेफिनेटली आपको काफी फायदा दिखेगा कि आपको जो चीजें हैं वे अच्छे से समझ आती हैं। तो एक डेमोक्रेसी में क्या रोल है, क्यों हमने पार्लियामेंट को चुना, क्योंकि लोगों की भागीदारी का सबसे पहला बिंदु तो यही है। पार्लियामेंट हमने वहां लोग भेजे, लोग लॉ मेकिंग कर रहे हैं, वही डेमोक्रेसी है, वही डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन हिस्सा है। कुछ हमने क्वेश्चंस देखे इसके। ठीक है, एक जो आपकी हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें कि भाई हमारे यहाँ 2 सदन है, अपर एंड लोअर सदन, है ना। अपर जो है वह राज्यसभा होगा, लोअर जो है वह आपका लोकसभा होगा। और यहाँ पर यह भी हमने जाना कि ब्रिटिश ओरिजिन है हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन ब्रिटिश की जो संसद है वहां पर उसे अनलिमिटेड राइट है, अनलिमिटेड पावर्स है, बिकॉज ऑफ वहां पर क्या क्या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है और वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमारी संसद को लिमिट करती है, उसकी लिमिट तय करती है बच्चों, तो वो क्या क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू, चूंकि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और सेपरेशन ऑफ पावर है, विभाजन अलग है। और जब पहले ही बता दी कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये, तो फिर कैसे आप किसी दूसरे का हस्तक्षेप करोगे, है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले ही लिख दिया गया है, और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके द्वारा डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है बच्चों, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है नहीं, हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको देखो, ये पृष्ठभूमि थी बच्चों जिसमें हमने ये देखा था कि चूंकि एक डेमोक्रेसी में ठीक है, और अगर हम शुरुआत करें कि जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे, अगर हमें डिसएग्री भी होना है तो हम डरते थे डिसएग्री होने से कि क्या पता ये लोग क्या करेंगे। और वहां से जब हमें फ्रीडम, पार्टिसिपेशन और इक्वलिटी के लिए सभी डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वह एक डेमोक्रेसी, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी स्थापना कर सकें। और जब हमें स्वतंत्रता मिलती है उसके बाद हमने अपना जो भाग्य है वह खुद लिखा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 2 बातें कही गई थी, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वह चुने जाए, और दूसरी बात है कि राइट डिस्कस द बजट एंड प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। 1909 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, लेकिन ये बहुत लिमिटेड थी, है ना, बहुत ऊंट के मुंह में जीरा टाइप। अब देखो यहां पर हमने देखा था कि चूंकि रोल क्या होगा इनका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोकसभा राज्यसभा का चयन कर रहे हैं, और यहां पर जो ये एक मेजोरिटी पार्टी होगी जिसके पास लगभग 272 मेंबर्स होने चाहिए 545 में से, लोकसभा में से, है ना। लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, 552, अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में 545 है, संख्या कंफ्यूज मत करना। और वही राज्यसभा की जब हम बात करेंगे 545 है, लेकिन 550 आप देख लीजिएगा इसके कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे देखो, इसका मेन रोल है रिव्यू करना, कंट्रोल एंड रिफॉर्म करना, अल्टरिंग करना। ठीक है, मेन याद रखना है आपको इस बात को कि यहां पर जो इनका चुनाव है हमारे चुने हुए लोगों के द्वारा हो रहा है। 104 अमेंडमेंट आपका होमवर्क भी है बच्चों। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन देखे, आई होप पार्लियामेंट समझ आया होगा। तो एक और बार हम पार्लियामेंट जो है वह पढ़ने वाले हैं, आगे एक बार और हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट को। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लासेस है बच्चों वह पसंद आ रही होंगी, समझ आ रहा होगा। जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है वो मैं क्लास के बीच में कहीं ना कहीं डिस्कस कर रही होती हूँ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है और आप स्किप करके सबसे लास्ट में आ गए हो तो, और अगर आपने कमेंट में कोई क्वेश्चन किया था तो बच्चों बीच में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो है क्लास के बीच में जब याद आते गए तब मैंने डिस्कस किए हैं। तो क्लास को पूरी देखा करो, कंसिस्टेंसी जो है वह अपनी बनाए रखें। जो भी बच्चे नए हैं वह यूपीएससी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके पहले की वीडियोस नहीं देखें तो जाकर देख लो, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड है।
ठीक है। और बहुत जल्द आप सभी के लिए यूपीएससी वाला हिंदी लॉन्च होने वाला है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी सजेशंस हैं। थैंक यू सो मच।